नमस्कार, मैं नीरज पारिक आप सभी के साथ। राजनीति में हार और जीत अपनी जगह होती है, लेकिन सच्चा राजनीतिज्ञ और मजबूत पॉलिटिशियन वो होता है जो चरैवेति के सिद्धांत को पकड़ता है। वो हार और जीत की दोनों ही स्थितियों में आगे बढ़ जाता है और आगे के फोकस को अपने को बढ़ा लेता है। ममता बनर्जी उसी कोटि की राजनीतिज्ञ हैं और अब उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है आगे की। आप जरा सोचिए कि कल तो रिजल्ट आया है और उसी रिजल्ट के अंदर बहुत बड़ी हार के बावजूद उसी शाम से उन्होंने अपने वो नए ताल सुरताल दिखा दिए थे कि वो किस दिशा में अब पॉलिटिक्स को लेके जाएंगी। और आज उन्होंने कहा है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, इस्तीफा नहीं देने वाली हूं। तो क्या ऐसा मसला है, सारी बात की चर्चा इस वीडियो में करते हैं। आप इस बात को समझिए कि 200 से ज्यादा सीटें बीजेपी ने जीती हैं और एक बहुत बड़ा मैंडेट यहां पे लिया है। इसके ऊपर एक बहुत बड़ी बहस है आरोप और प्रत्यारोपों की, लेकिन समझने वालों ने, सेफोलॉजिस्ट ने इस बात का आकलन यह किया था कि बंगाल को यदि जीतना है तो किस हिस्से से, कहां पे, कितनी ज्यादा मजबूत स्थिति में जो पार्टी बनेगी वो पार्टी अपनी विजय गाथा इस इलेक्शन में लिख देगी। आप एक बार इस नक्शे के ऊपर, इस बंगाल के नक्शे के ऊपर नजर दौड़ा लें और जो अगली तस्वीर में दिखाने वाला हूं उसके साथ में कोरिलेट करने की कोशिश करें तो आपको समझ में आएगा कि शायद ही कोई एक ऐसा हिस्सा बंगाल का छूटा हो जिस हिस्से में भाजपा ने टीएमसी के वोटों में सेंध न मारी हो। क्योंकि 2021 के इस परिणाम के इस नक्शे को देखिए और 2026 के परिणाम का ये जो नक्शा है ये एकदम कॉन्ट्रास्ट है, अपोजिट है। सब कुछ क्लियर है कि वोट परसेंट के अंदर जो बढ़ोतरी हुई है उसका लाभ भाजपा को यहां पे मिला है। अब यहां पे होता क्या है, इस पूरी कहानी में ममता बनर्जी को जबरदस्त झटका तब लगता है कि जब वो अपनी कॉन्स्टिट्युएंसी भवानीपुर से, जहां पे पूरा का पूरा दारोमदार था क्योंकि एक सिटिंग सीएम का उस सीट के ऊपर फाइट थी, शुभेंदु अधिकारी उनके सामने थे। अब इसका जब रिजल्ट आया और रिजल्ट में पता लगता है कि ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी के सामने वो सीट भी हार गई हैं और हार का जो मार्जिन है वो 15,105 वोटों का है, तो विचार करने वाली बात थी कि ऐसी स्थिति के अंदर अब कौन सी घटना बची जिसमें कि ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। आप इस पूरे पर्सपेक्टिव को समझिए। जीत का जश्न बीजेपी ने मना लिया, भाजपा कार्यालय के ऊपर मिठाइयां बंट गई, पटाखे फोड़ दिए गए, प्रधानमंत्री जी ने अपना जो भाषण है वो विजय भाषण भी दे दिया और अग्रिम नीतियों का निर्माण करना यहां से इन्होंने शुरू कर दिया। अब इस पूरे इलेक्शन के अंदर जो चीजें टारगेट में रही उसमें सबसे ज्यादा टारगेट पे आया सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। भाजपा या समर्थक व्यक्तियों ने सीआरपीएफ को एज ए प्रोटेक्टर पेश किया कि वहां पे सीआरपीएफ की उपस्थिति है, इससे वहां पे लाभ हो रहा है, वोटर्स के अंदर भय नहीं है, जो टीएमसी के वर्कर हैं उनका डर नहीं है, लोगों का वोट करने का मन है और टर्नआउट जो है वो बढ़ के आया है। जबकि इसी सीआरपीएफ को विपक्षी दल यानी टीएमसी या अन्य पार्टियों ने इस तरह से प्रेजेंट किया कि टीएमसी लोगों के वोटिंग अधिकारों को कंट्रोल कर रही है, जो एंटी भाजपा के जो पक्ष के लोग हैं उनको रोक रही है और वोटिंग करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। विशेष रूप में यहां पे भारत के मीडिया हाउसेस ने भी कमी नहीं छोड़ी चीजों को एक अलग ही रंग देने में। आप इस बात को समझिए कि यहां पे जो शब्द लिखा है टीएमसी के गुंडे वर्सेस सीआरपीएफ, इस बात को अगर कोई सामान्य व्यक्ति जिसका संबंध टीएमसी से नहीं है वो यही मानेगा कि टीएमसी के कार्यकर्ता तो गुंडे होते हैं। अब होता क्या है, पॉलिटिक्स में बहुत सारी पार्टियां बीजेपी के वर्कर्स को भी गुंडा कह देती हैं, बीजेपी किसी और पार्टी को गुंडा कह देती है, लेकिन एक मीडिया हाउस होने के नाते यहां पे टीएमसी के कार्यकर्ता शब्द यदि लिखा जाता तो ज्यादा बेहतर रहता, क्योंकि वो पॉलिटिकल एलिगेशंस अपनी जगह होते हैं और मीडिया की प्रेजेंटेशन अपनी जगह होती है। इन सब चीजों ने मिलकर के एक माहौल वो बना दिया कि हकीकत में एक पक्ष कहता है जी सीआरपीएफ बहुत परफेक्ट है, दूसरी तरफ वालों ने इसके ऊपर आरोप लगा दिए। सत्यता यहां पे कुछ ऐसी भी निकल के आई है कि सीआरपीएफ के ऊपर भी जो जवान थे उनके ऊपर पथराव किया गया और इनकी उपस्थिति निश्चित रूप से वोटिंग को बेहतर बनाने के अंदर कमी तो नहीं छोड़ी है। परंतु यहां पर कुछ पॉइंट ऐसे निकल के आए थे जब जो कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शन में खड़े हैं उन कैंडिडेट्स को ही इलेक्शन सेंटर में या पोलिंग बूथ तक जाने की परमिशन नहीं दी जा रही थी। बहुत से वीडियो वायरल हुए थे। यह कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है किसी भी कैंडिडेट का कि वो व्यक्ति पोलिंग बूथ का निरीक्षण कर सकता है, उसका वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। बट यहां पे सीआरपीएफ के बहुत सारे वीडियो से जिसमें उनको रोक दिया गया था। अब ये अपनी डिबेट अपनी जगह है कि क्या सही और क्या गलत, लेकिन ममता बनर्जी ने इस मुद्दे को पकड़ा और उस मुद्दे को पकड़ के बहुत हाईलाइट किया। एक तरफ अजय पाल शर्मा जो यूपी कैडर के आईपीएस हैं इनको भी हाईलाइट किया गया और इनका भी विरोध और पक्ष जो है वो अपनी जगह इसमें पूरे के पूरे इलेक्शन में चलता रहा। अब बात यहां यह समझनी है कि सड़क पर उतर गई ममता बनर्जी, नहीं मान रही हार, मतलब जब इनकी
हार हो गई थी, जब डिक्लेयर हो गया था कि भवानीपुर से ये हार चुकी हैं, उसके जस्ट बाद में भी इनके चेहरे पर कुछ शिकन तो थी, लेकिन बोलने का एक अलग प्लानिंग, एक अलग जज्बा, अलग जोश था, क्योंकि वो भविष्य की भूमिका निभा रही थी। वहां पे वो पहुंचती हैं, कार में बैठ के बोलती हैं कि मुझे लात मारी गई है, मुझे यहां पे पीटा गया है, और इस बात से उन्होंने टीएमसी के वर्कर्स को कंसोलिडेट करने की कोशिश की। जो एक नर्वसनेस का माहौल था उसको भगाने के प्रयास यहां पे हुए। तो इस कदम ने इस बात को जाहिर कर दिया था कि आगे ममता बनर्जी की प्लानिंग कुछ ना कुछ निश्चित रूप से बड़ी है, वो कुछ बड़ा डिसीजन यहां पे लेंगी। अब जब यहां पे बड़ी जीत बीजेपी ने दर्ज की, तो इस बीजेपी की जीत ने लिखा है हाउ बीजेपी अचीव दैट, ये आखिर में जीत हुई कैसे। तो बीजेपी ने और विपक्ष ने अपने अपने मत रखने शुरू किए, क्योंकि ये एक तरह से बीजेपी का सपना समझिए, और विपक्षियों के लिए ये एक कैलामिटी, आपदा से कम नहीं है। यहां पर विपक्ष ने, मतलब केंद्र सरकार के संदर्भ में जो विपक्ष है, मतलब ममता बनर्जी, उनकी पार्टी ने सीधे सीधे कहा है कि यह जीत भाजपा की नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन और सीआरपीएफ की है। जबकि भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं की और वहां के लोगों की एस्पिरेशन, उनकी जो मन की दबी हुई भावनाएं, या जो बरसों का दबाव और जो अत्याचार टीएमसी सरकार की तरफ से आरोपित हैं कि भाजपा कह रही है ऐसा उन्होंने किया है, उसके प्रतिफल के रूप में जनता ने भाजपा को सपोर्ट किया, भाजपा की सरकार बन गई है। अब ऐसी स्थिति के अंदर जब सरकार इलेक्शन के अंदर बीजेपी बड़े मैंडेट के साथ में आई है, तो नया सीएम तो बनेगा। अब नया सीएम कौन बनेगा, इसकी डिबेट शुरू हो गई। अब यहां पर मैं आपको मीडिया का एक चेहरा और दिखाता हूं, जरा नाम पढ़ लीजिए। मीडिया हाउस ये कौन सा है? इस मीडिया हाउस ने जिस समय पे भाजपा 160, टीएमसी 113, मतलब 278 सीटों के रुझान ही आए थे, ये लमसम 12 बजे के आसपास की खबर रही होगी मेरे अनुमान में। आप बताइएगा किस समय की बात हो सकती है। उस समय पे इन्होंने लिख दिया था थोड़ी देर में बीजेपी करेगी सीएम का ऐलान। तो क्या सीएम का ऐलान थोड़ी देर में हो गया था? इवन अगले दिन भी सीएम का ऐलान नहीं हुआ था, लेकिन ये सिर्फ होते हैं, एक तरह से क्लिक बाइट्स होते हैं, सेंसेशंस फैलाने के सारे तरीके हैं। तो बीजेपी का सीएम आखिर में बनाना तो पड़ेगा। कौन सीएम होगा? लेकिन ममता बनर्जी जब तक सीट छोड़ेंगी नहीं, इनको तो जाना पड़ेगा। ये जाएंगी तो कोई नया आएगा। अब यहां पे बड़ा बम इन्होंने फोड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है 5 तारीख को दोपहर 3 बजे के आसपास, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने कहा है आई विल नॉट रिजाइन, आई हैव नॉट लॉस्ट। मतलब मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं हारी नहीं हूं। मेरी सीट से भले मैं हार गई तो अलग बात, मेरी पार्टी नहीं हारी है, तो मैं एज ए सीएम राजभवन नहीं जाऊंगी, इस्तीफा नहीं दूंगी। अब आप सोचिए, जब ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देंगी, वो राजभवन नहीं जाएंगी, तो अग्रिम प्रक्रिया कैसे चलेगी? अग्रिम प्रक्रिया चलेगी किस रूप में? आप खबर देखिए, एनडीटीवी लिखता है आई वॉन्ट रिजाइन, ममता बनर्जी सेज तृणमूल डिडंट लॉस बंगाल इलेक्शन। तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल इलेक्शन नहीं हारा है। इंडिया टुडे लिखता है ममता बनर्जी रिफ्यूजेस टू रिजाइन, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? अब क्या होगा? अब यहां पर दो दृष्टियां बनेंगी कि यार या तो पॉलिटिकल क्लैश डेवलप होगा, या तो वहां राष्ट्रपति जाएंगे। होगा क्या आखिर में? अब आप समझिए यहां होने क्या वाला है। पहली बात, ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाया, आप उन आरोपों को देखिए। वो कह रही हैं कि एसआईआर के नाम पे लाखों वोटों को हटा दिया गया, कुछ समुदाय जो है विशेष उससे ज्यादा प्रभावित हुए, और इस शब्द समुदाय के अंदर क्या छिपा है वो आप बेहतर समझ रहे हैं। हिंसा और गड़बड़ी के आरोप लगाए, मतदान काउंटिंग के दौरान हमले किए गए, सीसीटीवी बंद कर दिए गए, वोटिंग रोकी गई, मतलब चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हुए। इसलिए इन्होंने कह दिया कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा 100 सीटें तोहफे में दी गई हैं बीजेपी को, तो तृणमूल नहीं हारी है, तृणमूल जीती है, इनका यह कहना है। अब साहब, इस मीटिंग के बाद में जो अपनी सॉलिडरिटी दिखाई गई, इसके अपने ऑब्जेक्ट थे, इसके क्या ऑब्जेक्ट थे वो तो वीडियो के एंड में आपको समझ में आएंगे। लेकिन साहब, अब जो है, अब रोल शुरू होता है आर.एन. रवि साहब का। आर.एन. रवि बंगाल, वेस्ट बंगाल के कुछ समय पहले ही गवर्नर के रूप में अपॉइंट हुए। पहले आर.एन. रवि तमिलनाडु के राज्यपाल हुआ करते थे। इनका सारा खेल शुरू होगा, क्योंकि भारत के संविधान ने इनको कुछ अधिकार दिए हैं। अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 164 का रोल आएगा, जिसके अंदर मुख्यमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद सहित सामूहिक रूप से कलेक्टिवली अकाउंटेबल होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है गवर्नर के लिए, गवर्नर के प्रति वो जवाबदेह है। इसलिए इनको अपना बहुमत देना होगा, या तो ये जाके राजभवन में इस्तीफा दे दें, तो वहां पे नया सीएम की नियुक्ति के प्रोसेस आगे बढ़ेगा, वरना तो अगला काम राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। वो ये कि सत्र को बुलाएंगे,
सेशन बुलाया जाएगा और फ्लोर टेस्ट की मांग यहां पे होगी। फ्लोर टेस्ट करिए, बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा सदन में बैठ के। अब जबकि 294 में से 207 का आंकड़ा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट कह रही है कि ये इनके पक्ष में है, और ये स्थिति जब विधानसभा में बनेगी आउट ऑफ 294 207 वाली, इस स्थिति में 100% 101% आप कहिए बीजेपी के पक्ष में जाएगा। और ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी चाहे इस्तीफा दे फ्लोर टेस्ट के पहले या ना दे, मायने नहीं रखेगा। अब जब ये फ्लोर टेस्ट में हार जाएंगे तो नया जो मुख्यमंत्री है वो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त कर दिया जाएगा, जिसका बहुमत वहां पे सिद्ध हो जाएगा। अब इस बात को समझिए, क्या इतना बारीक बात जो हम चर्चा कर रहे हैं, क्या ये ममता बनर्जी को नहीं पता? ममता बनर्जी बहुत मजबूत पॉलिटिशियन है, उनको इस बात का अच्छे से पता है कि इस बात में कोई दम नहीं है, उससे कोई बड़ी रुकावटें बीजेपी के लिए नई सत्ता के लिए क्रिएट नहीं होंगी, लेकिन उससे एक नया नैरेटिव सेट होगा। और जो नैरेटिव सेट होगा वो ये होगा आपकी स्क्रीन पे। पहली चीज, हार का नैरेटिव ये सेट कर रहे हैं कि हम हारे नहीं हैं, हराए गए हैं, मतलब इलेक्शन कमीशन इज रेस्पॉन्सिबल। तो तृणमूल के जो वोटर्स हैं भाइयों, तुम्हें नर्वस नहीं होना है। ये मेल फंक्शनिंग या कुछ गलत एक्टिविटी करके लोग आगे आए हैं, ये एक नैरेटिव सेट करने की तैयारी है और आगे आने वाले लोकसभा इलेक्शंस को ये टारगेट कर रहे हैं। दूसरी चीज, समर्थकों को मोबिलाइज करना है, क्योंकि समर्थक भी तो हारे थके हैं, उनको मजबूत करके एक जगह लाने के तैयार है, भविष्य की राजनीति के लिए आधार तैयार ये कर रही है। और केंद्र बनाम राज्य का नैरेटिव फिर सेट है कि भैया मोदी सरकार बंगाल की राजनीति को गड़बड़ कर रही है। तो ऐसी स्थिति में जबकि इस्तीफा हो जाना चाहिए था, ममता बनर्जी ने एक बड़ी चाल चली है और इस चाल का प्रभाव देश की राजनीति में इस रूप में आएगा। वो क्या दिशा लेगा वो तो खैर समय के गर्भ में छिपा है। आपके क्या विचार हैं ममता बनर्जी के इस कदम पे, जिस कदम का कोई बहुत बड़ा तात्कालिक परिणाम नहीं है लेकिन भविष्य के लिए ये बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है? आपके विचारों का स्वागत कमेंट बॉक्स में रहेगा। विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग, सी यू सून, जय हिंद, बाय बाय।